अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर बाय शार्लेट पर्किन गिलमन। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आथर, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द आथर पढ़ेंगे। उसके बाद इस स्टोरी की जो शॉर्ट स्टोरी है इसका स्ट्रक्चर मतलब इसके कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो देखेंगे एंड देन इसकी हम समरी एंड एनालिसिस करेंगे और एट द एंड हम इसमें जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है जो इस शॉर्ट स्टोरी पर है या इसमें फेमिनिज्म के कौन कौन से एलिमेंट है या क्यों इसे एपिटॉम ऑफ फेमिनिज्म लिटरेचर कहा जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो सबसे पहले अबाउट द आथर। अब जो आथर है शार्लेट पर्किन गिलमन, ये एक फीमेल अमेरिकन राइटर है। शॉर्ट स्टोरी भी लिखती है, पोइट्री भी लिखती है, नॉवलिस्ट भी है एंड सोशियोलॉजिस्ट भी है। और ये उधर एक यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर भी काम करती थी। एंड देन शी इज़ क्वाइट अ फेमिनिस्ट राइटर एंड मोस्ट ऑफ हर स्टोरी इंक्लूड फेमिनिस्टिक सब्जेक्ट। वो एक फेमिनिस्ट राइटर है जो फेमिनिज्म है, जो फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म था, इसमें ये एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती थी ये राइटर शार्लेट पर्किन गिलमन। एंड देन इसका जो मेजर कंसर्न था फेमिनिज्म का वो कुछ लाइक देयर आर सेवरल एलिमेंट ऑफ फेमिनिज्म, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये फोकस करती तो वो था इकोनॉमिक इक्वालिटी, देन मैरिज। मैरिज में जो मतलब डार्क साइड ऑफ मैरिज है जहाँ पर द रोल ऑफ वमेन इज़ लिमिटाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द मैन, उस पर उसका इनका फोकस था। और वो चाहती थी कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक इक्वलिटी मिल जाए जिस तरह के मेल को है, वो अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल को भी मिल जाए, तो फिर वमेन अपने आप को एक भरपूर तरीके से शो करेगी एंड देन वो मेल पर डोमिनेंट या मेल पर डिपेंडेंट नहीं होगी। और मेल की जो डोमिनेंसी है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो उसको तभी चैलेंज करेगी जब वो इकोनॉमिकली इक्वल होगी या स्टेबल होगी। अब ये जो ऑथर है इनकी तो मतलब बहुत सी राइटिंग है, इन्होंने बहुत सी वर्क पर पोइट्री एंड नॉवल पर काम किया है, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इसका वो है द येलो वॉलपेपर। अब येलो वॉलपेपर जो है ये एक आप कह ले कि जो 18th 19th सेंचुरी, लेट अर्ली 19 एंड लेट 18th सेंचुरी है, उसकी जो फेमिनिज़्म जहाँ पर जो फर्स्ट वेव वो स्टार्ट हुआ था स्पेशली अमेरिका से, तो वहाँ पर ये एक एक्टिव रोल प्ले करती थी। एंड देन उस फेमिनिज़्म के जो एलिमेंट्स है वो इस शॉर्ट स्टोरी में डिफाइन किए गए हैं। लेट सपोज जिस तरह के फॉर एग्जांपल डार्क साइड ऑफ मैरिज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जेंडर रोल है एंड साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ वुमेन ड्यू टू द पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो सारे इस स्टोरी में बयान किए गए हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये 1890s में लिखी गई थी एंड इसको 1892 में पब्लिश किया गया था, लेकिन इसको दोबारा भी 1897 में पब्लिश किया गया एंड देन इसको आफ्टर आलमोस्ट 70 ईयर बाद इसको दोबारा पब्लिश किया गया। इस शॉर्ट स्टोरी में जो कैरेक्टर है या सबसे पहले जो जॉनरा है शॉर्ट स्टोरी का, तो वो एक गॉथिक फिक्शन है एंड सोशियो पॉलिटिकल या सोशियो एलेगरी है। तो गॉथिक फिक्शन का यह है कि इसमें हॉरर सीन्स है, वो किस तरह वो इसकी जो साइकोलॉजिकल या जो इनके जो जहन पर वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह वो एक डिप्रेशन होता है, एक नर्वसनेस होती है, वो एक हॉरर सीन क्रिएट करता है। एंड देन सोशल पॉलिटिकल एलेगरी इस तरह है कि ये हमारी जो सोसाइटी के जो ईवल्स है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें जो लेस प्लेस फॉर वमेन एंड नो प्लेस फॉर वमेन वो है, उसको भी डिफाइन करती है एज ए मेटाफोरिकल थ्रू दिस सिंपल डिपेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ अ सिंगल लेडी। ऐसा इसमें कैरेक्टर जो है वो इसमें थ्री मेजर या टू मेजर कैरेक्टर है। एक यंग लेडी जो मिडिल क्लास से है, तो ये वाइट लेडी है मिडिल क्लास से और ये ही नरेटर है और ये एक नेमलेस नरेटर है। अब ये नेमलेसनेस ये भी फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म में आता है कि क्यों इसको नाम नहीं दिया गया, क्यों इसे बेनाम रखा गया है। देन इसमें जॉन है,
जॉन जो कि एक डॉक्टर है और वो इस लेडी का हस्बैंड है। एंड देन थर्ड जो करेक्टर है वो जीनी है। और जीनी कौन है? जीनी जॉन की सिस्टर है और ये इनकी घर की देखभाल वगैरह करती है। अगर सेटिंग को देखा जाए तो ये एक कंट्री साइड पर वाक़ एक मेंशन है जहाँ पर ये स्टोरी अकर होती है। वो एक बड़ा सा मेंशन है, इसमें फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, तो वहाँ पर ये स्टोरी अकर होती है। अच्छा, तो समरी कुछ इस तरह है इस शॉर्ट स्टोरी की कि इसमें एक यंग लेडी होती है एंड शी इज़ द नरेटर। एंड हियर जो स्टोरी डिपेक्ट हुई है वो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो यही जो नेमलेस या अननेम नरेटर है, ये जो लेडी है वो ही बयान करती है। तो सबसे पहले इस स्टोरी में देखा यह जाता है कि एक वमेन होती है जो एक बच्चे को उसने बर्थ दिया है अपने चाइल्ड को, और उसे पोस्टमार्टम मतलब हिस्ट्री या नर्वस डिसऑर्डर हो गई है। अब ये पोस्ट पार्टम जो डिप्रेशन है या डिसऑर्डर है, ये जनरली होता है फीमेल में जब वो बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद उन फीमेल में एक नर्वस डिसऑर्डर या डिप्रेशन या नर्वसनेस क्रिएट होती है। अब इन्होंने इसका जो हस्बैंड है जॉन, वो भी डॉक्टर है और इसका फिजिशियन भी है, डॉक्टर भी है, वो इसका इलाज करता है। उसने अपनी बीवी के लिए, ये जो अननेम नरेटर है उसके लिए एक कंट्री साइड पर एक मेंशन लिया है, एक रेंटेड हाउस है, और वहाँ पर वो चले गए हैं। वो इसलिए कि वो इसका मतलब इलाज उधर बेहतर हो सके। अब ये देखा जाता है कि उस जो वमेन है, ये जो नरेटर है, ये जो लेडी है, उसको ना तो लिखने दिया जाता है, ना उसको कोई और काम करने दिया जाता है, ना उसको एक्सरसाइज करने दिया जाता है, ना उसको अपने फ्रेंड या जो फैमिली है उससे मिलने दिया जाता है। इसके बजाय उसको एक कमरे में बस रखा जाता है और उसका हस्बैंड जॉन जो है वो इसे कहता है कि तुमने बस कुछ काम नहीं करना, तुमने सिर्फ रेस्ट करना है। अब ये जो कंडीशन है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि 18th 19th सेंचुरी में हुआ करती थी, जब एक फीमेल को ट्रीटमेंट ऐसे, इस ट्रीटमेंट को रेस्ट क्योर कहा जाता है। अब रेस्ट क्योर क्या होता है? इसमें एक एक्सट्रीम आइसोलेशन होती है एंड लैक ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। अब ये एक स्ट्रेंज टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप एक बंदे को जो ऑलरेडी नर्वस है उसको मतलब अब उसकी जो सोशल एंगेजमेंट है, सोसाइटी से उसका ताल्लुक़ है, उसकी जो फिज़िकल मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह है, उसकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या जो काम वगैरह उसको आप ख़त्म करते हैं। एंड देन जब वो इस घर में चले जाते हैं तो इस घर में फर्स्ट फ्लोर भी होता है, सेकंड फ्लोर भी होता है, और इसके चारों तरफ गार्डन वगैरह होते हैं। तो एक जो मिस्टीरियस काइंड ऑफ हाउस होता है। इसी की वजह से हम कहते हैं कि ये एक गॉथिक फिक्शन का जो एलिमेंट है वो क्रिएट करती है। यूजुअली गॉथिक फिक्शन भी कंट्री साइड पर इन ओल्ड हाउस वगैरह होते हैं, उसमें भी इसी तरह इस स्टोरी में भी है। अच्छा, तो ये जब वमेन जो होती है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हम इस जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर रहेंगे, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कहते हैं कि नहीं, हम जो ऊपर वाला कमरा है उसमें रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मतलब फ्रेश एयर आता है, हवा आती है। तो ये डायरेक्टली ये वमेन अपने हस्बैंड की बात मान जाती है। अब ये सारे एलिमेंट जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जब वो उस ऊपर कमरे में चले जाते हैं तो वहाँ पर एक बेड होता है एंड देन जो वॉल है वो वॉलपेपर से डेकोरेट होता है, येलो वॉलपेपर होते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि इस फीमेल को ऑलरेडी ही जो नर्वसनेस है या पोस्ट पार्टम डिप्रेशन है वो है, लेकिन यहाँ पर उसको उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसे काम से रोक दिया गया है। एंड देन इस कमरे में एक येलो वॉलपेपर है जो बहुत ही एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ है इस लेडी के लिए। और इस वॉलपेपर में उसे कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, फॉर्मलेस पैटर्न होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पैटर्न एक शेप या एक जो वमेन है, वमेन का शेप इख्तियार करते हैं। एंड देन ये सम टाइम इस लेडी के लिए ये कभी कभी फॉर एग्जांपल फिसिनेटिंग होते हैं, कभी रिपल्सिव होते हैं। और यही जो
येलो वॉलपेपर, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड देन इसको आप इससे भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी की जो रिस्ट्रक्शन है, जो एक वमेन को ओनली टू हर हाउस कन्फाइंड करती है, ये इसी येलो वॉलपेपर को येलो वॉलपेपर उसको सिंबलाइज करते हैं। इसके बाद इस लेडी को इस पूरे हाउस में एक अजीब सी स्मेल आती है, एंड उसको इस घर में प्रॉब्लम, उस इस येलो वॉलपेपर से प्रॉब्लम होने लगती है। बट ये प्रॉब्लम ना तो इस घर में होती है ना इस वॉलपेपर में, रादर ये इसका जो माइंड है, इसकी जो इंटरनल जो साइकी है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज़ ड्यू टू द एक्सट्रीम आइसोलेशन या जो रेस्ट क्योर है जिसको हमने पहले डिफाइन किया, ये उसी की वजह से होती है। इसका जो लाइफ स्टाइल होता है, इसका जो हस्बैंड का एटीट्यूड टूवर्ड हिज वाइफ है, उसी की वजह से उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होना हो जाती है। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिचुएशन, उसकी ये जो नर्वस डिसऑर्डर है, ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये और भी इंटेंसिव होती जाती है। फिर ये अपने जो हस्बैंड है उससे कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि हम ये अपना ऊपर वाला कमरा चेंज कर लेंगे, नीचे में आएंगे, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है, ये ऊपर वाला कमरा ही दोबारा वो उसके लिए चूज़ करते हैं और वो वहाँ पर ही रह जाते हैं। एंड देन वो जब इसी दौरान कुछ फैमिली मेम्बर जो होते हैं जॉन के, वो आ जाते हैं और उनसे मिल जाते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है, उसकी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिचुएशन है, वो इंतहाई और ही एक्सट्रीम पर चला जाता है। एंड देन उसे जो वो येलो पैटर्न है, वो जब वो उसको देखती है, जो वॉलपेपर है येलो, उसमें जो पैटर्न है, तो उसके अंदर उसे एक वेमेन दिखाई देती है जो वहाँ पर ट्रैप्ड है, और ये उसे बचाने की मतलब वो इरादा करती कि मैं इसे यहाँ से निकालूंगी। अब किस तरह एक वुमेन एक वॉलपेपर में ट्रैप होगी, ये ड्यू टू हिज माइंड इन हिज जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है या नर्वसनेस है, उसी की वजह से। एंड शी बिकम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड एंड फिक्स्ड ऑन द वॉलपेपर, हाइडिंग हर जर्नल फ्रॉम। एंड इसी दौरान वो एक अपने साथ एक डायरी भी लिखती है, बावजूद इसके कि उसको हस्बैंड ने उसे मना किया है, लेकिन फिर भी वो छुपे छुपे लिखती है, और वो डरती है कि ऐसा ना हो कि मेरा हस्बैंड इसे देख ले और मेरे लिए कोई और टेंशन एंड प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब इसका जो वमेन का जो मेंटल स्टेटस है वो और भी ख़राब होता जाता है। एंड देन और फिर वो जो रात होती है, वो रात को सोती भी नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन सोती रहती है। इन रात को वो नहीं सोती, रात को वो जस्ट इस पैटर्न को ही देखती रहती है, और अपने साथ अपने जहन में ये बस एक्टिविटीज़ करती है कि मैं किस तरह इस वमेन को इस ट्रैप से निकालूंगी, क्योंकि उसका और तो कोई काम होता नहीं है। उसके हस्बैंड ने उसे हर काम से रोका है, तो बस उसका यही ही काम होता है। अब एक दिन इस तरह होता है कि जब इन लोगों की जो छुट्टियां है या जो समर वेकेशन ये वगैरह ख़त्म होने वाली है, तो ये बस अपने साथ प्लान कर लेती है कि मैंने इस जो वॉलपेपर है, इसमें जो वुमेन ट्रैप्ड है, गिरी हुई है, उसको बचाना है। और उसका हस्बैंड जब घर आ जाता है, तो उसने अपने आप को उस रूम में लॉक किया हुआ होता है, और जो की होती है उसने नीचे फेंकी होती है। एंड देन उसकी जो जिनी है वो भी वहाँ पर इसी दौरान वो भी रहती है वहाँ पर, उनके घर का और उसके बेटे का ख्याल रखती है जिनी, जो कि जॉन की सिस्टर है। जब जॉन घर आ जाता है, तो जब वो देखता है कि ये जो उसकी बीवी है, लेडी है, अननेम नरेटर है, वो उसने अपने वो जो वॉलपेपर है येलो, उसको अपने उसको टीयर किया है, उसका जो हाथ है वो भी ब्लडी है, मतलब खून से रंगे हुए है, क्योंकि उसने उसे टीयर किया है उस वॉलपेपर को। एंड देन उस कमरे में तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये लोग जाने वाले होते, तो सब सामान उन्होंने निकाल लिया होता सिवाय उस बेड के। तो फिर वो इस बेड को भी मतलब उसके साथ भी ये उसे तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो उसका हस्बैंड अंदर चला जाता है उस कमरे में, तो वो एक अजीब सिचुएशन देखता है। जो उसकी वाइफ होती है, लेडी होती है, अननेम नरेटर, वो जो फ्लोर होता है कमरे का, उस पर
क्रीपिंग मतलब रेंगती है, जिस तरह आप देख ले एक ज़ॉम्बी या एनिमल जो होते हैं उस तरह वो रेंगती है। एंड देन ये उसी एंड देन वो जब उसका हस्बैंड है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो भी गिर जाता है ज़मीन पर, और एट द एंड में जब ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है वो इस तरह होता है कि ये अपने शौहर के ऊपर ही क्रीपिंग करती है। तो ये तो शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होगी। इसके बाद हम इसकी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि फेमिनिस्ट ने इसे किस तरह क्रिटिसाइज़ किया है। तो सबसे पहले जो शार्लेट पर्किन गिलमन है वो एक फेमिनिस्ट राइटर थी एंड एक फर्स्ट वेव की है, एक एक्टिव रोल प्ले करती थी। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आप फेमिनिज़म को देख सकते हैं एंड इसकी जो थीम्स है वो भी यही है। मतलब जो हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म करेंगे उसमें भी ये थीम भी है। तो सबसे पहले मतलब इसका ये जो जेंडर रोल है सोसाइटी में, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड द अप्रेसिव या डार्क साइड ऑफ मैरिज जो है वो। एंड देन इसके बाद जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है या कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन ड्यू टू पेट्रियार्कल सोसाइटी, उस वो भी इस फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आता है। एंड देन feminist criticism have focused on several key themes in the story। वो जो जेंडर रोल वगैरह है उसी पर फोकस किया है। अब सबसे पहले तो जेंडर रोल ये थीम भी है और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भी इन पर फोकस किया है। वन ऑफ द मेन थीम दैट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन इन द जर्नल पेपर इज जेंडर रोल दैट आर enforced in the story। The main character is confined to her bedroom and denied any physical or intellectual stimulation which represent the limitation and placed on women during the time period। अब जेंडर रोल का ये है कि आप इस स्टोरी को सिर्फ इस वमेन तक महदूद ना करें, बल्कि इसको जो द डेड टाइम सोसाइटी है या जो टाइम पीरियड है वहाँ पर जो जेंडर रोल था कि एक वमेन को सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक महदूद कर लिया जाता था, उसे कोई जो फिज़िकल या इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन या एक्टिविटीज़ थी या जो एजुकेशन वगैरह थी उसको उसमें कोई मतलब इस तरह से लेवल या इक्वलिटी हासिल नहीं थी जिस तरह के मेल को हासिल थी। Feminist critics argue that the story is critique of social norm and expectation that were placed on women during 19th century and the damaging effect। अब इस तरह है कि जब 19th सेंचुरी की वमेन को आप पढ़ ले तो आपको ये नज़र आएगा कि किस तरह उसे मतलब एक घर तक महदूद कर लिया जाता था। वो सिर्फ घर के जो काम थी, चिल्ड्रन थे या जो अपने हस्बैंड का ख्याल रखती थी वो सिर्फ वही करती थी, उसके लिए वही उसकी सारी दुनिया थी। एंड देन वो कहती कि इसी वजह से मतलब उसको जो सोशल लाइफ थी वो बहुत लिमिटेड थी एंड एक्सेस नहीं था उसको इकोनॉमिक ग्रोथ या सोशल ग्रोथ या और इसी तरह के जो इंटेलेक्चुअल मतलब राइटिंग्स वगैरह होते हैं उसको एक्सेस नहीं था। तो इसी वजह से उसकी जो पोस्ट पार्टम या जो हिस्टीरिया है ये इट टर्न इनटू अ मेंटल डिसऑर्डर, और ये एक जेंडर रोल है जो एक्सप्लेन हुआ। नेक्स्ट जो है वो है पेट्रियार्कल सोसाइटी या कन्फाइनमेंट ऑफ वमेन। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी को आप इस तरह देख ले कि इसको आप दो चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कि जिस तरह उसको उस घर में रखा गया हो एंड वो सिर्फ और सिर्फ एक रूम तक महदूद थी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उस लेडी की। तो आप ये देख ले कि इसी तरह एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक वुमन की जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। एंड देन इसी की वजह से इनके साथ मतलब जो एटीट्यूड था पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेड था, वुमेन को एक्सप्लॉइटेड कर दिया जाता था। एंड द वॉलपेपर कैन बी सीन एज अ सिंबल ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट कन्फाइंड एंड रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन्स लाइफ। अब जिस तरह उस लेडी की जो लाइफ थी वो सिर्फ उस वॉलपेपर तक रह गई थी, इसी तरह इस वॉलपेपर को एज ए सिंबल ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी भी कहा गया है कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन की जो वैल्यू थी या उसका जो काम था, एक्टिविटी था, वो सिर्फ अपने मर्दों के ख्वाहिशात पर पूरा उतरना था। एंड सिमिलरली द प्रोटैगनिस्ट हस्बैंड जो कि उसका केयर टेकर भी है, उसका हस्बैंड भी है एंड देन उसका जेलर भी है। अब जेलर का मतलब यहाँ पर इंतहाई ही
सिंबॉलिक है कि उसने अपनी बीवी के लिए ये कमरा है, ये एक जेल बनाया है। वो उसको एक्सेस नहीं दे रहा, वो उसके लिए उसके रिश्तों को, उसके फ्रेंड्स को या उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको वो इजाज़त नहीं दे रहा। एंड देन कैन बी सीन एज a symbol of the ways in which men use their power to construct women life या confined women life। तो किस तरह जो 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी थी उसमें वो मेन जो थे उन्होंने वेमेन के लाइफ को कन्फाइंड किया था। उनका जो पावर था, पिट्रियाल सोसाइटी का जो पावर था वो यूज़ करते थे और वमेन की लाइफ को महदूद करते थे, अपनी ही रूल्स पर उसे चलाते थे। एंड देन नेक्स्ट जो है डार्क साइड ऑफ मैरिज। अब ये जो ऑथर थी शार्लेट गिलमैन, तो ये एक उसने अपनी जो राइटिंग है उसमें एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी, नंबर सेकंड वोट के लिए, नंबर थर्ड दिस जो मैरिज है उसको भी उसने बहुत ही एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर अगर आप देख ले, जॉन जो है, जो इस लेडी का हस्बैंड जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वाइफ है उसकी जो नर्वसनेस है वो उसे एक टेम्परेरी एंड नर्वसनेस है वो उसे समझता है या उसे कहता है कि बस ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस सिर्फ आराम करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। एंड देन वो इसी तरह उसको कंट्रोल करता है, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करता। टाइम एंड अगेन जब वो उसी बीवी उसे कहती कि हम ये रूम शिफ्ट कर ले या अपनी जो फैमिली मेम्बर है उससे मिल ले या और इस तरह की चीज़ें जब वो डिमांड करती है, तो वो डायरेक्टली उसे डिनाइड करता है उसकी डिमांड को, और उसको समझने या अंडरस्टैंड की बजाय वो अपनी ही मनमानी करता है। और उसे और ये इन दिस कैन बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वे दैट मैरिज एंड ऑफ द वे दैट मैरिज एंड पेट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफन रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन्स लाइफ एंड लिमिट देयर अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। कि किस तरह जब जो 18-19 सेंचुरी थी, जो कि मतलब एपिटोम ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसको कहा जाता था, वो किस तरह एक वमेन की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करती थी एंड इसकी जो लिमिट दियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। मतलब वो पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये है कि मतलब एक वमेन ऐसा ना हो कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करे या इकोनॉमिक इक्वलिटी हासिल करे और फिर वो अपने हकूक़ मांगने शुरू करे, तो वो इनको दबाए ही रखते थे कि इस तरह ना हो। तो ये तो हो गई ये जो थे ये थीम भी थे इस स्टोरी के, एंड जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म था वो भी इसमें था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।